नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर आपके इस चैनल उमा इंग्लिश लर्नोलॉजी, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज हम टेंस शुरू करने जा रहे हैं, राइट। तो आराम से एकदम रिलैक्स होकर एक टेंस पे एक लेक्चर, 2 लेक्चर, 3 लेक्चर, मतलब जो भी करेंगे बहुत इत्मीनान से, बहुत ही डेप्थ में, विद अ ग्रेट अप्रोच, राइट। एक अच्छी अप्रोच के साथ करेंगे, ओके। तो सबसे पहले हम आप बात करेंगे रूल ऑफ ट्रांसलेशन की, ठीक है। रूल ऑफ ट्रांसलेशन की, ठीक है ना, कि जब सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करेंगे तो कभी असर्टिव से इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव से असर्टिव वगैरह हमको बनाना होता है तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको आसान हो जाएगा। रूल ऑफ ट्रांसलेशन को ध्यान से देखें आप, ठीक है। बेसिकली 6 होंगे, ठीक है। पहला, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम आप ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, ठीक है। नो प्रॉब्लम एट ऑल, चाहे आप ऑक्सिलरी वर्ब कहें, हेल्पिंग वर्ब कहें, कोई दिक्कत नहीं है। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ब, ठीक है। दूसरा, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ऐसे ही रखेंगे सेंटेंसेस ट्रांसलेट करते समय, राइट। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, ऑक्सिलरी होगी, मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, राइट। अब यहां पर ऑक्सिलरी पर हम बना दे रहे हैं स्टार। क्यों बना दे रहे हैं अभी बाद में आपको बताएंगे। और ये रूल ऑफ ट्रांसलेशन फॉलो होगा हमारा कहां पर, असर्टिव में, जब सेंटेंस आपका असर्टिव होगा, ठीक। नेक्स्ट क्या है, तीसरा देखते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यहां पर फुल स्टॉप था, यहां पर क्वेश्चन मार्क, ध्यान दीजिएगा। नंबर 4, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, अभी चाहता हूं दोस्तों चश्मा लगा ले, राइट। ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर हमारा किसका, एस नो टाइप का। जब सेंटेंस हमारा क्या होगा, एस नो टाइप होगा, राइट। एंड नंबर 5, क्वेश्चन वर्ड प्लस ऑक्सिलरी प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, राइट। नंबर 6, क्वेश्चन वर्ड प्लस ऑक्सिलरी प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। और ये स्ट्रक्चर है दोस्तों किसके लिए, WS टाइप के लिए, ठीक। दीज आर रूल ऑफ ट्रांसलेशंस, ये ट्रांसलेट करने के रूल्स रेगुलेशंस हैं, ठीक है ना। अब समझिएगा, आप यहां पर आप देख रहे होंगे कि हमने ऑक्सिलरी पर स्टार बनाया, उसका एक खास रीजन ये है, when we talk about present indefinite और past indefinite, राइट। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट की बात करेंगे तो अगर सेंटेंस का प्रकार असर्टिव है और उसकी फॉर्म पॉजिटिव है, यानी कि उसमें नो नंबर नॉट नहीं आ रहा है, राइट। सेंटेंस का प्रकार जो काइंड्स है उसका असर्टिव हो और फॉर्म क्या है उसकी पॉजिटिव, तो वहां पर
हम ऑक्सिलरी का यूज नहीं करते सब्जेक्ट के तुरंत बाद। क्या आता है दोस्तों? मेन वर्ब आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी और पास्ट इंडेफिनिट में भी। बाकी हर जगह ऑक्सिलरी आपको सब्जेक्ट बाद लिखनी पड़ेगी जब सेंटेंस आपका असर्टिव होगा, ठीक है। लेकिन इसका विशेष ध्यान दीजिएगा कि अगर सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट में असर्टिव में है और पॉजिटिव फॉर्म में है तो सब्जेक्ट के बाद तुरंत मेन वर्ब आएगी, ना कि सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी आएगी। इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। जैसे ही गोज टू मार्केट, ठीक है। यहां पर देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट की ऑक्सिलरी डू डज होती है लेकिन नहीं आई, क्यों? क्योंकि सेंटेंस का टाइप आपका असर्टिव है, फॉर्म पॉजिटिव है। इसी का पास्ट इंडेफिनिट करेंगे तो ही वेंट टू मार्केट, डिड होता है पास्ट इंडेफिनिट की ऑक्सिलरी लेकिन नहीं आई, क्यों? क्योंकि सेंटेंस का जो प्रकार है, काइंड्स है, वो असर्टिव है, फॉर्म पॉजिटिव है, राइट। तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद मेन वर्ब, इसलिए वहां पर स्टार बनाया हुआ था, ठीक है। अब कोई भी एक सेंटेंस अगर हम आप ले लें एग्जाम्पल के तौर पर, यही सेंटेंस ले लेते हैं, विश्व प्रचलित है, राइट। बहुत सुने इसको, 2-4-10 करोड़ बार तो हो ही गया होगा, मतलब जब से अंग्रेजी हम लोग पढ़ रहे हैं बचपन से लेकर आज तक। ही गोज टू मार्केट, ओके। देखिए सॉरी, अब ट्रांसलेट असर्टिव के अकॉर्डिंग करें तो ही गोज टू मार्केट। अब इसका नेगेटिव क्या बनेगा दोस्तों? नेगेटिव में आएगी ऑक्सिलरी, क्योंकि नेगेटिव पे स्टार नहीं बनाया, ध्यान दीजिएगा। और वो सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के लिए है बस एप्लीकेबल, ओके। तो ही डज नॉट गो टू मार्केट, अभी डज नॉट कहा होगा, डू नॉट कहा होगा, हम सब समझेंगे, बस अभी ये समझना है थोड़ा सा रूल ऑफ ट्रांसलेशन क्या है, ठीक है। अब जब इसका एस नोटाइप बनाएंगे तो क्या बनेगा? क्योंकि इसकी हेल्पिंग वर्ड डज होती है और डू होती है ना, तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसलिए डज। तो डज ही गो टू मार्केट, राइट। नेगेटिव बनाएंगे तो डज ही नॉट गो टू मार्केट, ठीक है। अगर वर्ड है तो लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क। फिर कोई भी क्वेश्चन वर्ड आया है हिंदी के सेंटेंस में, कब, कहां, कौन, कैसे, कितना, ठीक है, तो उसकी बात कर रहे हैं। अब जैसे वाई से हम ले, वाई को मान लें कि वह बाजार क्यों जाता है, तो वाई डज ही गो टू मार्केट, ऑब्जेक्ट, क्लियर। वाई डज ही नॉट गो टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इस तरीके से अगर ये आप याद कर लेते हैं तो बहुत आसान हो जाएंगी चीजें आपके लिए, राइट। अब इसके आगे चलते हैं, क्योंकि अब हम आपसे समझ रहे हैं, यहाँ पे आप थोड़ा सा ये सोच रहे होंगे क्या चल रहा है ये बच्चों वाला, तो शुरुआत कर लेते हैं, राइट। अगर आपको पता था बहुत अच्छी बात है, नहीं पता था तो नोट डाउन करिए। आइए देखिए, अगर वो फॉर्म की बात करें, हम अभी कुछ फंडामेंटल समझ रहे हैं टेंस पढ़ने से पहले, उसको ये समझना बहुत जरूरी है हमारी, राइट। फर्स्ट फॉर्म्स की बात करें तो 3 वर्ब फॉर्म्स हैं, ठीक है। पहला टेंस, दूसरा मूड, एंड द थर्ड वन इज वॉइस, ठीक। टेंस यानी टाइम, और एक चीज हमेशा याद रखिएगा आप, टाइम डिसाइड्स द टेंस, क्लियर। ये अपने जहन में उतार लीजिए, आगे भी हम इसको समझेंगे है क्या, लेकिन हमेशा यही ध्यान देना कि टाइम डिसाइड्स द टेंस, टेंस हमेशा टाइम डिसाइड करता है, ठीक। टेंस यानी टाइम, क्या है, कैसे, कल हमने बखूबी समझा था। मूड, राइट, इंटेंशन ऑफ द स्पीकर,
intention of the speaker, right? टेंशन की स्पेलिंग गलत हो गई। इंटेंशन ऑफ द स्पीकर, राइट? डूअर और रिसीवर ऑफ द एक्शन, राइट? डूअर और रिसीवर ऑफ द एक्शन। ठीक है, तो ये चीजें आपको हमको समझनी पड़ेगी। ठीक, वर्ब की फॉर्म्स मेनली ये तीन ही है, एक टेंस, दूसरा मूड और तीसरा क्या, वाइज। टेंस टाइम, क्लियर, टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है ना? क्योंकि दो चीजें होती हैं, एक टाइम ऑफ स्पीकिंग होता है, एक टाइम ऑफ इवेंट होता है, और दोनों को रिलेट करके ही हम ये फाइंड आउट करते हैं कि एक्शन हमारा हो चुका है, हो रहा है या होगा। ठीक है, अब देखिए मूड, मूड क्या है, इंटेंशन ऑफ द स्पीकर। स्पीकर को, स्पीकर का सेंटेंस बोलने का जो इंटेंशन है, जो उसका क्या इंटेंशन, व्हाट इज द इंटेंशन फॉर स्पीकिंग अ सेंटेंस ऑफ द स्पीकर, दैट इज कॉल्ड मूड, राइट? स्पीकर का जो इंटेंशन है, इस चीज को हम क्या कहते हैं, मूड कहते हैं। ठीक है ना? मूड में आपने पढ़ा होगा सब्जेक्टिव मूड, हाँ, राइट, इंपरेटिव मूड, सारी चीजें। वॉइस, डूअर और रिसीवर ऑफ द एक्शन। अभी हम सिर्फ फंडामेंटल्स पे चर्चा कर रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, आराम से समझे है क्या वो की फॉर्मल में बात कर, तो बेसिक्स है, आपको हमने सोचा चर्चा कर लें आपसे। टेंस क्या है, टाइम डिसाइड करेगा, राइट? टाइम डिसाइड्स द टेंस। मूड इंटेंशन होता है स्पीकर का। वॉइस क्या है, डूअर और रिसीवर ऑफ द एक्शन। एक्शन जो हमारा है वो किसी के द्वारा किया जा रहा है, राइट? यानी कि उसका डूअर है या रिसीवर है, ठीक है ना? ये सारी चीजें किसमें डिसाइड होती है, वॉइस में। अब यहां पर एक खास बात याद आती है, अगर आप ध्यान दें तो कहते ये सेंटेंस एक्टिव है पैसिव है, बताइए। तो कभी भी सेंटेंस एक्टिव पैसिव नहीं होता, इसको खूब अच्छे से समझ लें, राइट? कभी भी सेंटेंस एक्टिव पैसिव नहीं होता है, एक्टिव पैसिव वर्ब की फॉर्म होती है, इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक, इसको जहन में रखना है हमको। क्लियर? अब आगे और चलें। अब दो चीजें दोस्तों हमको और समझनी है। क्या? पहला, टाइम ऑफ इवेंट, कि कोई भी एक्शन, कोई भी घटना का टाइम क्या है। और दूसरा, रिपोर्टिंग, टाइम ऑफ रिपोर्टिंग, नॉट रिपोर्टिंग, टाइम ऑफ रिपोर्टिंग। ठीक है, टाइम ऑफ इवेंट का मतलब ये है दोस्तों, कोई भी एक्शन, कोई भी घटना, ठीक है, कब आकर हो रही है। और टाइम ऑफ रिपोर्टिंग से मतलब है उस घटना को बोला कब जा रहा है, बताया कब जा रहा है। ठीक है ना? तो हमेशा ध्यान दीजिएगा आप, टाइम ऑफ इवेंट और टाइम ऑफ रिपोर्टिंग को हम रिलेट करके, अभी भी मैंने बताया, टाइम ऑफ इवेंट और टाइम ऑफ रिपोर्टिंग को, यानी घटना कब हुई, अब वो रिपोर्ट कब की जा रही है, इस चीज को रिलेट करके। ठीक है, ये रिलेट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन दोनों को हम रिलेट करके ये पता लगाते हैं कि हमारा जो इवेंट है वो प्रेजेंट का है, वो पास्ट का है या फ्यूचर का है। ठीक है ना? प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है, इसको हमको समझना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं।
चलो ठीक, अब हम दोस्तों बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। आज जितना बेसिक्स है वो पूरा क्लियर करेंगे फर्स्ट लेक्चर में, और सेकंड लेक्चर में इसके सारे यूजेस देखेंगे। ठीक है, 2 पार्ट में हमको समझना है चीजें, 2 पार्ट 3 पार्ट 10 पार्ट उससे हमको मतलब नहीं, लेकिन जो भी समझेंगे बहुत डेप्थ में जाके, बहुत डिटेल में जाके समझेंगे। ठीक है, अब इसके पहले अगर आप देखेंगे तो एक सिंपल प्रेजेंट का कॉन्सेप्ट है जो कि हमने बिगिनिंग वाले लेक्चर्स में बहुत अच्छे से कंप्लीट करा हुआ है इस चीज को, राइट? वी हैव सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, बट वी देयर इज नो सिंपल फ्यूचर वी हैव, राइट? इसका सीधा सा रीजन है एक्चुअली विदाउट मेन वर्ब, विदाउट एक्शन ना, ठीक है, विदाउट मेन वर्ब, if we talk about especially future, then without main verb we can't even make a single sentence without main verb of the future tense. future tense का कोई भी, ठीक है यार, जो सेंटेंस है वो बिना मेन वर्ब के नहीं बन सकता है, इसलिए सिंपल फ्यूचर नहीं है हमारे पास। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट है। रीजन क्या है कि सिंपल पास्ट की अगर हम ऑक्सिलरीज की बात करें जिसमें हम लिंकिंग वर्ब्स यूज करते हैं, इज, एम, आर, सिंपल पास्ट में वॉज, वर, ठीक है, और इनके बाद नाउन आ सकता है, प्रोनाउन आ सकता है, एडजेक्टिव आ सकता है, एडवर्ब आ सकता है, प्रीपोजिशनल फ्रेजेस आ सकती हैं, ठीक है ना। तो प्रेजेंट में इज, एम, आर यूज करेंगे और पास्ट में वॉज, वर। फॉर एग्जाम्पल, वह मैदान में है, वह मोहन है, वह मोहन है, नाउन आया, वह मैदान में है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है, राइट, ठीक है, वो अच्छा है, एडजेक्टिव है। तो हमेशा याद रखें ये जो लिंकिंग वर्ब्स हैं हमारी प्रेजेंट की, इज, एम, आर, इज, एम, आर, बी फॉर्म्स की जो वर्ब्स हैं, इनके बाद नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशनल फ्रेजेस जब आ रही हैं, और इस सेंटेंस में मेन वर्ब कतई नहीं होगा, ठीक है। मेन वर्ब का मतलब हम स्पेशली ऐसी वर्ब से ऐसी वर्ब को कंसीडर कर रहे हैं जिससे एक्शन का पता चले, ठीक है, तो वो बेसिकली इनमें नहीं होती है, और वो आप समझ रहे हैं। वह सोहन है, ही इज सोहन, वो मैदान में है, ही इज इन द फील्ड, राइट। तुम वहां हो, यू आर देयर, क्लियर, इस तरीके की चीजें। और पास्ट में भी तुम मैदान में थे, यू वर देयर, यू वर इन द फील्ड, ठीक है। वह सोहन था, ही वाज सोहन, क्लियर ना। तो ये सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट का जो कॉन्सेप्ट है आप बखूबी समझ रहे हैं। ट्रांसलेट वही रूल ऑफ ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग आप कर लेंगे। वर्ब्स कैसे यूज हो रही हैं, तो अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है तो आप इज लगा रहे हैं, आई के साथ एम, यू, और बाकी प्लूरल, क्योंकि यू सिंगुलर प्लूरल दोनों कंसीडर होता है, और जो भी प्लूरल सब्जेक्ट है उनके साथ आप आर लगा रहे हैं। पास्ट में थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वाज, बाकी सभी के साथ वर, ठीक है। देयर इज नो मेन वर्ब, यहाँ कोई मेन वर्ब नहीं होती है। नाउन होता है, प्रोनाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है, प्रीपोजिशनल फ्रेज हो सकता है। आई होप यहां तक की कहानी आप बखूबी समझ रहे होंगे। अब हम ऐसे ही बेसिकली देखेंगे तो वो भी एक तरीके का पार्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही, विदाउट एक्शन, राइट। अब यहां से हमारी कहानी शुरू होगी, जहां से स्पेशली हमारे करेक्शन वगैरह बनने हैं, ठीक है। करेक्शन वहां से भी बना सकता है भाई, ही के साथ आर लगा देगा, ही आर मोहन, तो इतना आप समझ रहे होंगे। आर हटा के हम इज मोहन करेंगे, ठीक, ओके। अब यहां समझेंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में दोस्तों अगर हम एक्शन की बात करें, आज की क्लास में हम फंडामेंटल्स पूरा अच्छे से समझेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है क्या। प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर हम एक्शन की बात करें, उससे पहले वर्ब जो हमारे पास यूज होंगी प्रेजेंट, वो V1 है और V5 है। कब करना है, कैसे करना, अभी हम समझेंगे, ठीक। एक्शन की बात करें तो यहां पर 2 ही तरीके के एक्शन होते हैं हमारे, ठीक है।
अब चूंकि अगर किसी से पूछिए, आप किसी बच्चे से बेटा व्हाट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो उत्तरों शुरू हो जाएगा कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आते हैं, मतलब उसकी सारी कहानी ता है, ती है, ते पे खत्म है। लेकिन वो ये भूल रहा है कि एग्जामिनेशन में ता है, ती है से कोई उसका रिलेट कोई मतलब नहीं रह पाएगा। सेंटेंस रहेगा, वहां आपको करेक्शंस पकड़ने होंगे, ठीक है ना, विद लॉजिक, ठीक है। तो वहां ता है, ती है निकालने से आपका काम नहीं बनने वाला, तो इसको हमको समझना पड़ेगा। वो हमारा बोलने का तरीका हो सकता है, बट वो हमारा कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता है। तो अगर हम एक्शन की बात करें तो दो ही तरीके के एक्शन होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। पहला, ठीक है, सॉरी, एक परमानेंट ठीक है, और दूसरा फ्रीक्वेंट, ठीक है ना। और ये इंडेफिनिट है क्या? ये इंडेफिनिट एक स्टेट है। क्या है? एक स्टेट, स्टेट ऑफ द एक्शन, ठीक है। मीन्स देर इज नो कंप्लीटनेस, देर इज नो इनकम्प्लीटनेस। ना इसको कंप्लीटनेस से कोई मतलब है, ना इनकम्प्लीट से इनकम्प्लीटनेस से मतलब है, ठीक है। ये स्टेट ऑफ एक्शन है। इंडेफिनिट क्या है? ये एक ऐसा स्टेट ऑफ एक्शन है जिसको कंप्लीट या इनकम्प्लीट से कोई मतलब नहीं होता है। इसमें जो एक्शन होंगे वो दो ही तरीके के होंगे, दो ही प्रकार के हो सकते हैं, एक परमानेंट कैटेगरी का और दूसरा फ्रीक्वेंट कैटेगरी का, ठीक है। परमानेंट कैटेगरी का मतलब क्या है? परमानेंट कैटेगरी का सीधा सा मतलब है एक एक्शन है, एक ऐसा एक्शन, ठीक है, एक ऐसा एक्शन जिसकी कोई डेफिनेट न तो बिगनिंग का पता है न एंड का पता है, राइट। यानी कि वो कब शुरू हुआ और कब खत्म हुआ, कब शुरू हुआ वो एक्शन और वो एक्शन कब खत्म होगा, इसका कुछ अता पता नहीं होता है, ठीक है। और ऐसे एक्शंस को हम क्या बोलते हैं? परमानेंट। और परमानेंट कैटेगरी के जितने भी एक्शंस हैं वो सब के सब प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं, राइट। इसका विशेष हम ध्यान देंगे। इसका कोई डेफिनिट बिगनिंग या एंड नहीं होगा, राइट। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य देवता पूरब में उगते हैं, सूर्य पूरब में उगता है, राइट। आप समझिएगा, आप द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये जो एक्शन है पूरब में उगने का, कब शुरू हुआ किसी को नहीं पता, ये कब खत्म हुआ किसी को नहीं पता। समझ में आ रही है? तो जो यूनिवर्सल ट्रूथ टाइप की चीजें हैं, जो हमारे साइंटिफिक फैक्ट्स वगैरह हैं, उनको हम सब परमानेंट की कैटेगरी में रखते हैं। क्लियर? वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, द सन सेट्स इन द वेस्ट। क्लियर? तो जिस चीज का डेफिनेट बिगिनिंग और एंड नहीं होता है उसको हम परमानेंट कैटेगरी में रखेंगे, और वो किस में ट्रांसलेट होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। दूसरा क्या है? फ्रीक्वेंट। फ्रीक्वेंट से मतलब हमारा है रेगुलर। रेगुलर यानी कि रिपीटिशन, एक ऐसा एक्शन जो हुआ फिर बीच में नहीं हुआ, यानी कि सस्पेंड हुआ, फिर हुआ फिर बीच में नहीं होगा, यानी कि सस्पेंड, फिर होगा फिर बीच में सस्पेंड, फिर होगा फिर बीच में सस्पेंड, और ऐसा ये रिपीटेड फॉर्म में, रिपीटिशन में चलता रहेगा। जैसे हम आप खाना खाते हैं तो हमेशा तो खाएंगे नहीं, मान लीजिए अभी भूख लगी, हम खाना खा लिए, मैं खाना खाता हूं, ठीक है। अब हमेशा खाएंगे नहीं तो बीच में कुछ टाइम सस्पेंड भी होगा ये एक्शन, फिर होगा मतलब फिर खाऊंगा, भूख लगेगी,
फिर नहीं खाऊंगा, फिर भूख लगेगी, फिर खाऊंगा, फिर नहीं खाऊंगा, फिर खाऊंगा, फिर नहीं, मतलब ये एक साइकिल में ये चीज चलती रहेगी, ये एक रेगुलरिटी में चलती रहेगी, रिपीटिशन में चलता रहेगा, राइट। तो इसमें जो हमारे हैबिचुअल एक्शंस हैं, ये जो सारी चीजें हैं, ये हमारे किस में आएंगे, फ्रीक्वेंट एक्शन में आएंगे। किस में आएंगे, फ्रीक्वेंट एक्शन में आएंगे। अब जैसे समझिएगा, हम यहां पर लिखें एक सेंटेंस एग्जांपल के तौर पर, जैसे सॉरी, एक अभी सेंटेंस हम लिखा था कि टाइम डिसाइड्स द टेंस। टाइम कैसे टेंस को डिसाइड करके, अभी समझते हैं इस चीज को। देखिए एक सेंटेंस हमने लिखा, कोई बढ़िया सेंटेंस लिखे लिखे, चलिए ही लेते हैं। He is doing homework daily। ठीक है, समझिएगा आप, ये वर्ब की फॉर्म में हमारी, यानी कि टेंस। क्लियर है ना। डेली, रोज, ये क्या है, टाइम, क्या है, टाइम है। अब देखिएगा ध्यान से, इंडेफिनिट एक ऐसा स्टेट ऑफ एक्शन है जिसको कॉन्टिन्यूटी से, मतलब कंप्लीटनेस या इनकम्प्लीटनेस से कोई मतलब नहीं होता है। यहां पर दो ही प्रकार के एक्शन होंगे, एक परमानेंट, एक फ्रीक्वेंट। और डेली यानी कि रोज, यानी कि रेगुलर, यानी कि रिपीटिशन में चीजें होंगी तभी तो रोज होंगी। आप समझ रहे हैं ना। इसका मतलब ये जो डूइंग वाला एक्शन है, ये क्या है, एक फ्रीक्वेंट एक्शन है। और अगर ये फ्रीक्वेंट एक्शन है तो ये ट्रांसलेट होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। कंफर्म, क्यों, क्योंकि यहां एक वर्ड आया है डेली, और डेली क्या है, टाइम शो कर रहा है। और डेली का कोई काम होता है, इसका मतलब वो काम रेगुलर हो रहा है, इसका मतलब वो काम रिपीटिशन में हो रहा है, राइट, फ्रीक्वेंट एक्शन। तो यहां देखिए, यहां से ये जो वर्ब की फॉर्म थी, हम कैसे पता कर पाए कि ये गलत है। अभी इसकी हिंदी भी नहीं निकाली हमने, लेकिन तुरंत हमने पता करा ना। तो इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा कि टाइम डिसाइड्स द टेंस। यहां टाइम ने क्या डिसाइड करा, टेंस, कि वर्ब की फॉर्म कौन सी आएगी। तो इज डूइंग ना होकर के क्या आएगा, डज। ही डज होमवर्क डेली, वो होमवर्क डेली करता है, रोज करता है। सो ऑलवेज रिमेंबर, कीप इन योर माइंड, टाइम डिसाइड्स द टेंस। क्लियर, ये समझिएगा, फ्रीक्वेंट एक्शन है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में दोस्तों दो ही तरीके के एक्शन होंगे, एक परमानेंट कैटेगरी का और दूसरा फ्रीक्वेंट कैटेगरी का। ये हम एकदम दिमाग में क्लियर रखेंगे, ठीक। आइए आगे चलते हैं। अब और अगर फंडामेंटल्स की हम आप बात करें, तो हमने स्टार्टिंग में ही ये समझा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सॉरी, हम V1 और V5 का यूज करते हैं, ठीक है। इफ वी टॉक अबाउट ऑक्सिलरी वर्ब, वी हैव टू ऑप्शंस, डू एंड डस, ठीक है। अब आइए वन बाय वन समझते हैं। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस, ठीक है, आपका असर्टिव है, ठीक है, प्लस इसकी जो फॉर्म है वो पॉजिटिव, ठीक है ना, ठीक है, असर्टिव है और फॉर्म पॉजिटिव है। तो हमेशा याद रखेंगे, अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, अब
अब इतनी उम्मीद मैं करके दोस्तों चल रहा हूं कि पर्सन्स कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, राइट। और अगर यहां पर किसी को कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, तो प्लीज आप प्लेलिस्ट में जाके प्लेलिस्ट में जाके आप चेक करेंगे, सेंटेंस, पर्सन, जेंडर, सब पे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। वो चीजें आप चाहे इस प्लेटफॉर्म से क्लियर कर लें, अपने प्लेटफॉर्म से, कहीं से भी आप कर लें, बट आपका क्लियर होना चाहिए। मुद्दा ये नहीं है कि कहां से करेंगे, मुद्दा ये है कि ये हमें पता होना चाहिए, दैट्स इट। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, ठीक है, तो हमेशा ध्यान ये दीजिएगा, जो मेन वर्ब होगी उसमें हम यस या ईएस ऐड करेंगे, ठीक है। मेन वर्ब में क्या ऐड करेंगे दोस्तों, यस या ईएस, यानी कि गो है तो गोस कर देंगे, ठीक है, रीड है तो रीड्स कर देंगे, स्लीप है तो स्लीप्स कर देंगे, ठीक है, स्पीक है तो स्पीक्स कर देंगे, टेल है तो टेल्स कर देंगे। कब, व्हेन आर सब्जेक्ट विल बी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, जब सेंटेंस का प्रकार असर्टिव होगा और फॉर्म क्या होगी दोस्तों उसकी, पॉजिटिव। तो हम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ मेन वर्ब में यस या ईएस जोड़ते हैं। अब बाकी जो रिमेनिंग सब्जेक्ट होंगे हमारे, ठीक है, रिमेनिंग जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे बचे हुए, और भी जो सब्जेक्ट होंगे, चाहे वो सेकंड पर्सन हो, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, ठीक है, फर्स्ट पर्सन में भी सिंगुलर प्लूरल होते हैं, आपको पता है, ठीक है, सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल यू दोनों का सिंगुलर होता है, समझ में आ रही बन। थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करी हमने, यानी कि थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर होगा तब भी मेन वर्ब में एसईएस नहीं लगेगा, यानी कि इसी एसईएस फॉर्म को हम V5 कहते हैं दोस्तों, इसी एसईएस फॉर्म को क्या कहते हैं, V5 कहते हैं ये, ठीक। बाकी रिमेनिंग जो हमारा सब्जेक्ट है उनके साथ हम V1 ही लगाएंगे, इसका विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब यहां पर ध्यान देना, जब अगर सेंटेंस हमारा असर्टिव है, प्रकार, काइंड्स और फॉर्म पॉजिटिव है, तो यहां पर अभी भी मैंने आपसे बताया, इस सिचुएशन में हमारी ऑक्सिलरी नहीं लगेगी दोस्तों, क्योंकि सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या आएगी, मेन वर्ब आएगी। यहां पर हेल्पिंग वर्ब हम डू डज का यूज नहीं करेंगे इस सिनेरियो में, ठीक है, इस सिचुएशन में। लेकिन ये लगेगा कहां, डू डज आएगा कहां, जब हमारा सेंटेंस नेगेटिव होगा, यानी कि सेंटेंस की फॉर्म जो क्या होगी, नेगेटिव होगी, चाहे असर्टिव का नेगेटिव हो और चाहे इंटेरोगेटिव का, फिर मतलब वो चाहे एसनो टाइप का हो चाहे डब्ल्यूएस टाइप का हो, ठीक है। तो सेंटेंस की फॉर्म अगर नेगेटिव है या सेंटेंस का प्रकार इंटेरोगेटिव है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, उससे मतलब नहीं है। सेंटेंस की फॉर्म में ये तो मतलब अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव है उसकी फॉर्म, या फिर सेंटेंस का प्रकार इंटेरोगेटिव हो, इंटेरोगेटिव में चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में, ठीक, हम हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब को लगाते हैं, डू डज को लगाते हैं। लगाने का तरीका क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ डज लगाएंगे, बाकी रिमेनिंग जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे उनके साथ डू लगाएंगे, हमेशा याद रखना। डज किसके साथ लगेगा, क्योंकि देखो यस या यस दोस्तों ना, यस या यस जहां भी लगेगा कभी भी ध्यान दीजिएगा, इसका एक तरीका होता है। ये लगेगा कब, जब सब्जेक्ट आपका, ठीक है, सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन हो, ठीक है, और सिंगुलर नंबर में हो, ठीक, थर्ड पर्सन हो और सिंगुलर नंबर में हो, तभी यस या यस लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। तो कहीं भी अगर यस या यस लग रहा है तो चेक कर लेना उसको सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होना चाहिए, ठीक। तो डज में भी देखो यस लगा हुआ है ना, यानी कि कहां लगेगा, जब सब्जेक्ट आपका, ठीक है, थर्ड पर्सन होगा और नंबर क्या होगा उसका, सिंगुलर होगा, ठीक। बाकी रिमेनिंग जो सब्जेक्ट्स हैं आई के साथ, यू के साथ, दे के साथ, ठीक है ना, उनके साथ हम क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को छोड़कर बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ हम डू का यूज करते हैं, ठीक है, ओके। अब यहां पर एक चीज हम आप और समझेंगे, ये ताती ते का कॉन्सेप्ट आया कहां से, ठीक है। देखिए बहुत सीधी सी बात है, जब ग्रामरियंस ने सुविधा के लिए, इंडियंस की सुविधा के लिए इंग्लिश ग्रामर को हिंदी में ट्रांसलेट करके बुक्स लिखी
होंगी। तो अब इसमें देखिए क्या होता है, जैसे परमानेंट और फ्रीक्वेंट जो एक्शंस हैं हमारे, ठीक है ना, आप इसको ट्राई करिएगा घर पे कि क्या विदाउट है है आप बोल पाते हैं? नहीं बोल पाएंगे। आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। मतलब अगर सेंटेंस लिखा गया द सन राइजेस इन द ईस्ट, परमानेंट कैटेगरी का सेंटेंस हमारा द सन राइजेस इन द ईस्ट, आप चेक करिएगा क्या इसको विदाउट ता है ती है ते है हम आप बोल पा रहे हैं? तो आंसर ये होगा नहीं बोल पाएंगे। क्यों जानते हैं? क्योंकि हम आप हिंदी भाषी क्षेत्र से आते हैं, ठीक है ना। जैसे ही हम गांव में आप जाएंगे अवधि में बोलेंगे ता है ती नहीं आएगा, वो कहेंगे ना कि अरे अरे सूर्य तो पूरब में उगा थे, पूरब में उगा थे। अब यहां पे देखिए ता है नहीं आया, थेन आ गया। ऐसे ही किसी और लैंग्वेज में आप जाएंगे, मलयालम में जाएंगे, कन्नड़ में जाएंगे, तेलुगु में जाएंगे, तो वहां पे ताहे तीहे नहीं रहेगा दोस्तों, लेकिन ट्रांसलेशन विल बी सेम, ट्रांसलेशन हमारा सेम रहेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमारा परमानेंट और फ्रीक्वेंट है, ताहे तीहे नहीं। ये ताहे तीहे हमारी सहूलियत के लिए है, ऐसे स्टूडेंट्स की सहूलियत के लिए है जो हिंदी भाषी क्षेत्र से आते हैं। कहने का मतलब इंग्लिश ट्रांसलेशन को छोड़ दें तो जो हमारी प्राइमरी लैंग्वेज होगी, चाहे वो हिंदी होगी चाहे जो होगी, ये डिफर हो सकती है, अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ट्रांसलेशन वही रहेगा आपका। चाहे जो किताब इंग्लिश ग्रामर की मलयालम में होगी, तेलुगु में होगी, वहां भी यही रहेगा कि द सन राइजेस इन द ईस्ट। हिंदी में ग्रामर लिखा गया अंग्रेजी किताब, तो उसमें भी यही ट्रांसलेशन रहेगा कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, लेकिन ताहे ती है नहीं आएगा, ये उसी किताब में आएगा या वही क्षेत्र के लोग बोलेंगे जो हिंदी भाषी क्षेत्र है, जहां हिंदी बोली समझी जानी और कही जाती है, जिनकी प्रैक्टिस में हिंदी है। आप मेरी बात आप समझ रहे हैं ना। तो ता है ती है हमारी सहूलियत हो सकती है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब उस ता है ती है से हम करेक्शन नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे। बस मेरा इतना सा कहना, ठीक है। तो हमें हमेशा कॉन्सेप्ट पर फोकस करना है, इसका विशेष ध्यान हम आप देंगे। तो आज की क्लास में और क्या डिस्कस करें आपसे, ठीक, क्योंकि यूजेस हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। सॉरी, हाँ एक छोटी सी बात और आपसे डिस्कस कर ले, ठीक, अभी याद आ गया। ठीक है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेसिक फॉर्म, ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब की बात कर रहे हैं हम आप, राइट। बेसिक फॉर्म जिसको हम आप बेस फॉर्म कहते हैं, ठीक है, और एक है डिराइव्ड फ्रॉम। डिराइव्ड फॉर्म ये सब क्या है, ये वर्ब की फॉर्म्स है, आप समझेंगे थोड़ा सा, ठीक है। समझाता हूं आपको। एक ऐसी फॉर्म जिसमें हम विदाउट एनी चेंजेस, वो लिखी गई है, ये बोली जाती है, उसको हम आप बेस फॉर्म कहते हैं, राइट। क्या कहते हैं? बेस फॉर्म कहते हैं। देखिए बेस फॉर्म और V1 में अंतर है, समझिएगा थोड़ा सा। हम बेस फॉर्म की बात कर रहे हैं, अभी हम समझेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन V1 एंड बेस फॉर्म। समझिए इस चीज को। जैसे देखिए हमने लिखा दोस्तों गो, क्या लिखा? गो। तो गो क्या है? हमारी बेस फॉर्म है। गो क्या है? बेस फॉर्म है, ठीक है। और इस बेस फॉर्म में कुछ जोड़कर, कुछ चेंजेस लाकर जो वर्ब की फॉर्म्स बनाते हैं, उसी को डिराइव्ड फॉर्म बोला जाता है। जैसे गोज हो गया,
जैसे वेंट हो गया, जैसे गोइंग हो गया, जैसे गॉन हो गया, ठीक है ना। तो दीज आर डिराइव्ड फॉर्म्स, ये वर्ब की डिराइव्ड फॉर्म्स हैं क्योंकि ये बेस फॉर्म में ही परिवर्तन लाकर क्या हुई हैं, बनाई गई हैं। समझ में आ रही बात ना। जैसे स्पीक, ठीक है, स्पीक बेस फॉर्म होगी, लेकिन अब स्पीक्स, स्पोक, स्पीकिंग, स्पोकन, राइट, ये हमारी क्या होगी, डिराइव्ड फॉर्म होगी। तो आई होप ये समझ रहे होंगे आप कि बेसिक फॉर्म क्या होती है और डिराइव्ड फॉर्म क्या होती है। बेसिक फॉर्म में ही चेंजेस लाके जो फॉर्म्स क्रिएट की जाती हैं, मतलब ये क्रिएटेड फॉर्म्स है, ये नेचुरल फॉर्म है, ऐसे समझ लीजिए। ये नेचुरल फॉर्म है और एक क्रिएटेड फॉर्म्स है। तो क्रिएटेड फॉर्म्स जो बनाई गई हमारे द्वारा, और डिराइव्ड फॉर्म्स और जो नेचुरल फॉर्म है वो हमारी बेसिक या बेस फॉर्म है, ठीक है ना। सॉरी, ओके। अब मैंने क्या कहा कि V1 और बेस फॉर्म, ठीक है, V1 और बेस फॉर्म, ठीक है ना। V1 और बेस फॉर्म को थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। V1 और बेस फॉर्म, जैसे देखिए आप, B क्या है, बी की जो प्रेजेंट फॉर्म है वो क्या होती है, इज, एम, आर, ठीक है। बी की जो पास्ट फॉर्म है वो क्या है, वॉज है और वर है, ठीक है। B3 में क्या है हमारे पास, बीन है। B4 में हमारे पास क्या है, बीइंग है। आप मेरी बात समझ रहे हो ना। लेकिन बेस फॉर्म क्या है, अगर B5 की बात करेंगे तो इज हो गई, B1 की बात करेंगे तो एम और आर हो गई, पास्ट टेंस की बात करेंगे, B2 की बात करेंगे तो वाज वर हो गई, B3 की बात करेंगे बीन हो गई, B4 की बात करेंगे तो बीइंग हो गई। बेस फॉर्म तो बाबू हमारी यही है ना, राइट, ठीक है। तो ये B1 है, एम आर, इस B5 है, B2 वाज वर, B3 बीन, B4 बीइंग, लेकिन बेस फॉर्म क्या है, बी है, राइट। तो अब इस चीज को समझने का प्रयास हम आप ये करेंगे कि अगर ये हमसे पूछा जाए कि हम मॉडल के साथ, जो हमारी मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, ठीक है, मॉडल के साथ हम क्या यूज करते हैं, V1 यूज करते हैं या बेस फॉर्म यूज करते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा आंसर हमारा होगा कि हम बेस फॉर्म यूज करते हैं, नेचुरल फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं, ठीक है। रीजन, जब आप वहां पे पैसिव बनाने लगते हो उसके साथ, या वैसे लिखना है ही विल बी अ डॉक्टर, ही विल बी, राइट। अब यहाँ पर आप इज नहीं लगा सकते। अगर आप, हमारा आंसर है कि हम V1 लगाते हैं या V1 लगाते हैं, तो हम वहां पर देखो यू के साथ आप आर नहीं लगा सकते वहां पे। मॉडल का सीधा सा फंडा है वो बेस फॉर्म ही लेगी। तो इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। कभी कभी मान लीजिए ऐसा सवाल हुआ कि V1, हम मॉडल साथ V1 लगाते हैं कि बेस फॉर्म लगाते हैं, तो बेस फॉर्म लगाते हैं, क्योंकि अंतर क्या आप समझ गए हैं बहुत अच्छे से। हर वर्ग साथ नहीं होगा, लेकिन अगर किसी वर्ग साथ ये रूल उल्टा पड़ रहा है तो इसका मतलब हम एक ऐसा रूल पकड़ करके है जो हमेशा सबके लिए सही है। गो के केस में गो, वेंट, गॉन, राइट, गोज, गोइंग, गो के केस में अब वो जो गो वर्ब है हमारी, उसको आप V1 कर लो, बेस फॉर्म कर लो, जस्ट लाइक सेम थिंग। लेकिन बी के केस में ये मामला उल्टा पड़ जाएगा। तो अगर हम बेस फॉर्म मानकर चलें तो वो इसके मामले में भी सही पड़ेगा, उसके मामले में भी सही पड़ेगा, तो हम यही मानकर चलेंगे ना, बहुत सीधी सी बात है। तो मॉडल के साथ हम बेस फॉर्म यूज करते हैं, ना कि V1। इसका थोड़ा सा आप समझे रहिएगा, राइट। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी, ठीक है, ठीक है। उससे पहले हम एक चीज अंतर, डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन एवरीडे, राइट। देखो दो वर्ड होते हैं, एक है ये, ठीक है, सिंगल वर्ड, क्लियर ना, एवरीडे, और एक ये है एवरी डे। इन दोनों में अंतर क्या है, बेसिकली हमको डिफरेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। दोनों में अंतर क्या है, तो अंतर ये है दोस्तों, देखो ये जो सिंगल वर्ड है ना एवरीडे, प्रोनाउंसिएशन विल बी सेम, ओके, प्रोनाउंस एकदम सेम होगा, ये एवरीडे, एवरी डे, ओके। अब ध्यान समझिए, ये एडजेक्टिव है दोस्तों, क्या है, एडजेक्टिव है,
जिसका मतलब होता है ऑर्डिनरी, ओके, या कॉमन, ठीक है, सामान्य हिंदी में जिसको आप कहते हैं, ठीक है, यहाँ हिंदी भी लिख देता हूं, ठीक है। और ये आपका एडवर्ब है, क्या है, एडवर्ब, जिसका मतलब है पर डे, पर डे, डेली, यानी कि रोज, ठीक है ना। दिस इज द डिफरेंस। एवरीडे सिंगल वर्ड, राइट, विदाउट गैप, एडजेक्टिव है, और एवरी फिर डे यानी कि दो वर्ड की तरह दिखाई दे रहा है, तो दैट इज एडवर्ब। एवरीडे सिंगल वर्ड वाला वो एडजेक्टिव है, उसका मतलब होता है कॉमन या ऑर्डिनरी, राइट, हिंदी में सामान्य, ठीक है। और एवरी डे, ठीक है, दो वर्ड वाला, एवरी डैश यानी गैप करके फिर डे है, तो ये एडवर्ब है दोस्तों, इसका मतलब होता है पर डे यानी कि डेली, रोज, ठीक है। बेसिकली दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ, ठीक। आइए अब आगे चलते हैं। इसको यहीं रख लूं। यूज, यूजेस हम पढ़ेंगे किसके, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज आल्सो कॉल्ड सिंपल प्रेजेंट टेंस, राइट, चाहे आप सिंपल प्रेजेंट टेंस कहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहिए, बोथ हैव सेम मीनिंग, देयर इज नो डिफरेंस, ठीक। वन बाय वन चीजों को हम आप देखेंगे, ठीक है। ये मेरी पर्सनल नोट्स है, तो नोट्स से ही, ठीक है, चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ताकि कुछ मिस ना हो, छूटे ना, क्लियर। पहला है टू एक्सप्रेस सम डेफिनेट थिंग इन प्रेजेंट, राइट, टू एक्सप्रेस सम डेफिनेट थिंग इन प्रेजेंट, प्रेजेंट में कोई भी जो डेफिनेट थिंग है, ठीक है, निश्चित कोई अगर चीज है, डेफिनेट है, उसमें कोई बदलाव, कोई तब्दीली नहीं होती है, राइट, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही ट्रांसलेट होगा, या वो सिचुएशन प्रेजेंट इंडेफिनिट की है। अब डेफिनेट क्या क्या है आपकी लाइफ में, हम आप कहाँ रहते हैं, राइट, कहाँ काम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि मैं लम्हों में रहता हूं, तो ये डेफिनेट थिंग है मेरे बारे में। मैं आगरा में काम करता हूं, तो ये डेफिनेट थिंग है मेरे बारे में, आप समझ रहे हो ना। फॉर एग्जाम्पल, आई लिव इन लखनऊ, I live in Lucknow. Sohan works in Bhopal, right, etc. तो मैं लखनऊ में रहता हूं, मैं भोपाल में काम करता हूं, दीज आर डेफिनेट थिंग अबाउट मी और अबाउट एनीवन, ठीक है। नेक्स्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है, एंड हैबिचुअल एक्शन, ठीक है, हैबिचुअल एक्शन, ठीक है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ और हैबिचुअल एक्शन। अब यूनिवर्सल ट्रूथ आप समझ रहे हैं, ऐसी चीजें जो ना पहले बदली थी, ना आज बदली हैं, ना जीवन में कभी बदलेंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल, द सन राइजेस इन द ईस्ट, ओके, बेहतरीन एग्जाम्पल है ये,
द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है, टू एंड टू मेक्स फोर, राइट। इस तरीके के जितने भी सेंटेंसेस है दोस्तों, ठीक है, हमारा का मेन मोटिव है कॉन्सेप्ट को समझना, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, ठीक है। यहां हम 50 एग्जाम्पल्स रट जाए, इससे कोई लाभ नहीं होगा। बहुत बेहतरीन आप लाभ इसका हम तब उठा पाएंगे जब कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा, और उससे हम एक एग्जाम्पल मैं डिस्कस करूंगा और आप खुद से 10 एग्जाम्पल बनाएंगे, तो डेफिनेटली इट विल वर्क। ओके, तो यूनिवर्सल ट्रूथ क्लियर है। हैबिचुअल एक्शन किसी का भी, चाहे किसी व्यक्ति का हो, चाहे किसी एनिमल का, ठीक है, जैसे आई गेट अप, आई गेट अप at 4 a.m. in the morning, राइट बेटा। अब एएम तो मॉर्निंग ही होगी ना यार, क्या कर रहा हूं मैं, ठीक है। आई गेट अप एट 4 a.m, ठीक है, मैं सुबह 4 बजे उठता हूं, या फिर आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठता हूं, ठीक है, मैं सुबह लेट उठता हूं, मैं सुबह 10 बजे उठता हूं, ठीक है। सोहन सुबह 5 बजे उठता है। तो दीज आर हैबिचुअल एक्शंस। हाँ, डॉग barks at the strangers, राइट। कुत्ते अजनबियों पे भौंकते हैं या भौंका करते हैं, ये उनकी हैबिट है, उनकी आदत है, राइट। तो यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल एक्शन, ठीक है। एक चीज और, जितने भी जनरल ट्रूथ होंगे आपके, इसी जनरल को दोस्तों आप साइंटिफिक ट्रूथ भी कह सकते हैं, ठीक है। जनरल ऑफ साइंटिफिक ट्रूथ, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही ट्रांसलेट किए जाते हैं, या प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही पार्ट होते हैं। आप समझिए इस चीज को, ये सारी चीजें प्रेजेंट इंडेफिनिट में है होंगी, चाहे कोई यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, हैबिचुअल एक्शन, जनरल फैक्ट ट्रूथ या साइंटिफिक ट्रूथ, जो भी आप कह लें। फॉर एग्जाम्पल, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, राइट। कोई भी जनरल फैक्ट है, साइंटिफिक ट्रूथ है, तो वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रखा जाएगा, ठीक। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब कभी कभी इसी डेफिनेट थिंग को हम ना परमानेंट एक्टिविटी भी बोल देते हैं, भी ध्यान दीजिएगा, परमानेंट एक्टिविटी, ठीक है। तो अगर किसी बुक में आपको पता चला कि डेफिनेट थिंग ना मिलकर परमानेंट एक्टिविटी मिल गई, तो परमानेंट एक्टिविटी, डेफिनेट थिंग, बोथ हैव सेम मीनिंग, बोथ हैव सेम कॉन्सेप्ट, राइट। दोनों अलग अलग चीजें नहीं है, एक ही हैं, ठीक है। मैं ऑफिस में काम करता हूँ, आई वर्क इन ऑफिस, मैं स्कूल में काम करता हूँ, आई वर्क इन स्कूल, राइट। आप समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो वो परमानेंट एक्टिविटी क्या है, डेफिनेट थिंग ही है, तो डोंट बी कंफ्यूज्ड होने की जरूरत नहीं है आपको, कंफर्म। अब चाहे इसको अलग पढ़े, इसको पढ़े, एग्जांपल्स वही लेंगे, कॉन्सेप्ट हमारा वही है, तो उतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, समझ बढ़ाइए, ठीक है। ये लिखा हो, ये लिखा हो, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। आगे चलते हैं। अब आगे हम देखेंगे कि दोस्तों कुछ टाइम एक्सप्रेशंस हैं जो
अगर हमको मिलेंगे तो समझ लीजिएगा सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होगा। ठीक है, अब वो टाइम एक्सप्रेशंस क्या है वो देख लेते हैं। ठीक, जैसे ऑलवेज, नेवर, यूजुअली। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी याद है ना, फ्रीक्वेंट एक्शन क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जितनी भी है सब टाइम एक्सप्रेशंस प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही पार्ट है, राइट। ऑलवेज, नेवर, यूजुअली, ऑफन, हो, रेगुलरली, क्लियर, फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली, डेली, राइट, एवरी डे, या जनरली, डेली लिखी थी, एवरीडे हो गया, जनरली। ठीक, नाउ एंड देन, नाउ एंड देन। नाउ एंड देन का मतलब होता है दोस्तों अक्सर, वही मीनिंग जो ऑफन की होती है, राइट। ये ऑफ्टन नहीं है, दैट इज ऑफन, राइट। नाउ एंड देन का भी मतलब अक्सर ही होता है, अकेजनली, एटसेट्रा, राइट। ये कुछ ऐसे टाइम एक्सप्रेशंस हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखे जाते हैं, इसका आपको ध्यान देना है। ठीक है, यहां आप गलती नहीं कर सकते। ठीक है, जिसको हम अभी आप बोले थे कि ये जनरल फैक्ट है या साइंटिफिक फैक्ट है, तो वो परमानेंट स्टेट होता है किसी भी एक्शन का, आप समझ रहे हैं, राइट। और परमानेंट एक्शन होगा या फ्रीक्वेंट एक्शन होगा तो दीज आर द पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट। बहुत अच्छे से एक एक चीज को हमने बारीकी से बहुत डिटेल्ड स्टडी करी है। अगर आप वन बाय वन या स्टेप बाय स्टेप ध्यान देंगे तो जिंदगी में कभी कोई समस्या नहीं होगी, राइट। फॉर एग्जाम्पल, सी often comes late, she often comes late। ठीक है, कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। सोहन visits her once a week। ठीक है, once a week, once twice, हाँ, सप्ताह में एक बार, राइट, एटसेट्रा। ठीक है, I never tell a lie, I never tell a lie। तो ये टाइम एक्सप्रेशंस हम ध्यान देंगे। ठीक है, तो टाइम डिनोटिंग जो वर्ड्स हैं हमारे पास, ठीक है, अगर ये आए हुए हैं तो, और ये आप जानते हो, अगर हम आप ये बात करें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की, तो दीज आर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही ये जो सेंटेंसेस होंगे, अगर ये टाइम एक्सप्रेशंस आपको मिलते हैं तो वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होगा, इसका विशेष आप ध्यान देंगे, या इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं।
नेक्स्ट है प्री प्लान्ड प्रोग्राम pre-planned program of future, right? pre-planned program of future, इसी को हम आप फिक्स्ड एक्सप्रेशन भी कहते हैं, इसका भी ध्यान दीजिएगा। क्या कहते हैं? फिक्स्ड एक्सप्रेशन कहते हैं, यानी कि जिसमें कोई तब्दीली, कोई बदलाव ना हो। अगर हम फ्यूचर में टाइम की अगर बात करें, फ्यूचर में हम कोई ऐसा काम करने वाले हैं जो कि हम करेंगे, निश्चित है, राइट? हम बिल्कुल उसको लेकर एकदम फोकस्ड हैं, ओके? तो ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं, दीज आर द पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट, राइट? ऐसे भी सेंटेंसेस, ऐसे भी कॉन्सेप्ट्स या ऐसे भी एग्जांपल्स, सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखे जाएंगे, इसका हम विशेष ख्याल रखेंगे। आई बात समझ में? कोई भी जो प्री प्लान्ड एक्शन है हमारा, प्री प्लान्ड प्रोग्राम है फ्यूचर का, लेकिन ये जो, अब देखो, प्री प्लानिंग हमारी बहुत टाइम से चलती रहती है, बट ये हम करते बाद में है, तो जिस टाइम हम प्लानिंग कर रहे हैं वो एक्शन उस समय नहीं हो रहा होगा, उसके बाद होगा। इसलिए वो जो प्री प्लानिंग है हमारी, वो कब की है? फ्यूचर की है। जैसे मगर मैं आपसे ये कहूं कि कल मैं लखनऊ में मुख्यमंत्री से मिल रहा हूं, तो मिलने का काम आज तो मैं करूंगा नहीं, लेकिन अगर मुख्यमंत्री से मिलना है तो अब अच्छे से जानते हैं मुख्यमंत्री, ये प्रधानमंत्री, ठीक है? ऐसा तो है नहीं कि आज मेरा मन कर रहा है या आज मेरा मन कर रहा है कल मिल लूं और फिर कल जाके मिल लूंगा, ऐसा तो होता नहीं। आप जानते हैं अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, फिर कोई डेट मिलेगी आपको, फिर आप उस पर्टिकुलर डेट को जाओगे, मतलब एक प्रोसेस है ना भाई। तो चीजें पहले से ही प्री प्लान्ड होती हैं, डिसाइड होती हैं कि कब होना है कब नहीं होना है। तो आप अच्छे से समझ रहे हैं इस चीज को, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होगा, ओके? दिस इज द रूल ऑफ ग्रामर एक्चुअली, ओके? ठीक है, मैं कल प्रयागराज जा रहा हूं, तो मगर मैं कल प्रयागराज जा रहा हूं, ये मैं आज बोल रहा हूं, तो ये मैं क्या, उस चीज को लेकर मैं फोकस्ड हूं, डिटरमाइंड हूं पूरी तरीके से कि कल मैं जा रहा हूं या कल मैं जाऊंगा, ठीक है ना? या फिर कभी कभी आप देखो बैनर्स में, कोचिंग बैनर्स या स्कूल के बैनर्स आप देखते होंगे कि होता ना कि ये बैच 5 जुलाई से स्टार्ट होगी या 5 जुलाई से चलेगी, लिखा ऐसा होता है। बट अगर आप वहां पे देखेंगे तो लिखा होता है न्यू बैचेस, बैचेस है तो स्टार्ट लिखा होगा, न्यू बैच है तो स्टार्ट्स लिखा होगा, V5। ये तो V1, सब्जेक्ट प्लूरल है तो V1, सब्जेक्ट सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो V5। स्टार्ट्स आपने देखा होगा, ठीक है? ओपन्स लिखा देखा होगा आपने, समझ में आ रही बात ना? आप देखेंगे कि ये बैनर्स, ये जो होर्डिंग्स होती हैं कोचिंग्स की, स्कूल्स की, कॉलेजेस की, ये आप सपोज करो कि आप अक्टूबर में देख रहे हो, लेकिन वो जो नया बैच चलेगा वो कब चलेगा भाई? अगले साल के जुलाई में चलेगा, ठीक है? या मई में चलेगा, जून में चलेगा, ठीक है ना? तो फिक्स्ड एक्सप्रेशन है ये, प्री प्लानिंग है, कब की? फ्यूचर की। तो दैट इज द पार्ट ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये जो सेंटेंसेस होंगे ट्रांसलेट किए जाएंगे या रिटन फॉर्म में लिखे जाएंगे, रिटन होगा, लिखा जब जाएगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखा जाएगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर, राइट? जैसे एग्जाम्पल, माई स्कूल reopens in अगस्त। ठीक है यार, अगस्त में कौन सा भाई, जुलाई में होगा, राइट? ओके, माई स्कूल
reopens in July. Yeah. The Prime Minister visits, ठीक है, यहाँ पे विल विजिट नहीं करेंगे हम, यहाँ पर विल ओपन नहीं करेंगे, राइट। रीओपन्स विजिट्स, आप देख रहे हो ना V5, ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करना है। यहाँ पर विल विजिट है या कुछ और है तो वही करेक्शन है, इसको आप समझिएगा। द प्राइम मिनिस्टर विजिट्स, कहाँ करेंगे विजिट, कहीं करवा दो यार, अमेरिका करवा दो, चलो। द प्राइम मिनिस्टर विजिट्स अमेरिका नेक्स्ट वीक, ठीक है। अब नेक्स्ट वीक आप समझ रहे हो ना भाई, अगले सप्ताह जाएंगे। तो आम आदमी तो है नहीं प्रधानमंत्री, या कोई भी राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, ठीक है, ये सब आम आदमी नहीं होते। तो इनको कहीं अगर आना जाना है तो इनके लिए बखूबी एक प्लानिंग की जरूरत पड़ती है, बहुत सारा पैसा लगता है, तब कहीं लोग आ जा पाते हैं। हमारी आपकी तरफ 5-10 रुपए में, 30 रुपए में सुल्तानपुर चले गए, ठीक है, 50-60 रुपए लगाकर पटना एग्जाम देने जाता था, तो यहां से टिकट कटाया सुपर फास्ट का 150 रुपया में, समझ रहे हैं, 150 रुपये में पटना घूम के क्या एग्जाम दे के चले आए, ओके। लेकिन अब प्रधानमंत्री जी जाएंगे तो 150 रुपये हम नहीं आ पाएंगे, क्योंकि वो आम आदमी नहीं है। समझ में आ रही बात, पैसा लगेगा उसके लिए, प्लानिंग होगी, ठीक है, पूरा एक पैर पे दौड़ेंगे सब, ऐसा हाल रहता है, राइट। तो द प्राइम मिनिस्टर विजिट्स अमेरिका नेक्स्ट वीक, अमेरिका जाएं, चाइना जाएं, ऑस्ट्रेलिया जाएं, प्रधानमंत्री हैं, कहीं भी जाएं, हाँ, हु विल स्टॉप हिम, कौन रोकेगा। तो ये क्या है बेटे दोस्तों, ये क्या है हमारा, ये प्री प्लान प्रोग्राम्स हैं, कब के, फ्यूचर के। अब नेक्स्ट वीक फ्यूचर की टाइमिंग है, आप समझ रहे हो ना। तो ऐसे मैं कल प्रधानमंत्री से लखनऊ में मिल रहा हूं, राइट। तो आई मीट द प्राइम मिनिस्टर लखनऊ, इन लखनऊ टुमारो, राइट। ऐसे तमाम सेंटेंसेस, सॉरी, थोड़ा सा एग्जॉस्टेड आज फील कर रहा हूं, आप देख रहे हैं, हालांकि उसका कॉन्सेप्ट से कोई मतलब नहीं है, राइट। मेरे थोड़ा सा एग्जॉस्टेड फील करने से या थका हुआ फील करने से सेंटेंस का मीनिंग कुछ नहीं बदलेगा, राइट। अच्छा, फिर एक चीज और, क्या होता है ना, कभी कभी बच्चों की अजीब अजीब डिमांड होती है, सर जब आप आया करिए ना तो मतलब हेलो ऐसा बोलिए, वैसे देखो यार, क्या है ना, सबका अपना अपना एक तरीका होता है भाई, ठीक है। आप इस चीज को समझें, देखो अगर आप कॉन्सेप्ट के पीछे भाग रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, मेरे तरीके के पीछे मत भागो यार भाई, सीधी सी बात है, किसी के तरीके के पीछे नहीं, ठीक है। सबका अपना अपना एक तरीका है ना, ठीक है। कोई यहाँ पे नाच गा के आएगा, कोई आएगा आराम से अपनी बात रखेगा, ठीक है, कोई तड़क भड़क करके आएगा, कोई हर दौड़ में 3 सारी मार के जाएगा, तो सबका अपना अपना तरीका है। मैं आप नहीं हूं, आप मृगेंद्र नहीं हैं, आप 22 वर्ष ना, वी आर यूनिक, और एक दूसरे की कॉपी नहीं करिए, ठीक है, बी ओरिजिनल। हमें वही बने रहना चाहिए जो हम हैं, मेरा विचार ये कहता है, आपका क्या कहता है आप जाने, राइट। तो उम्मीद करता हूं यहां तक हमारे कॉन्सेप्ट दोस्तों क्लियर हुए होंगे, ठीक है। जो भी प्री प्लान्ड हमारी प्रोग्राम्स हैं
प्लानिंग्स हैं, फिक्स्ड एक्सप्रेशंस हैं, राइट। वो पहले से ही डिसाइडेड होते हैं कि आप वो चीज करने वाले हो। मैं कल वहां जाने वाला हूँ, प्रधानमंत्री कल वहां आने वाले हैं, या आ रहे हैं, या आएंगे, ये सारे एक्सप्रेशंस, राइट। ठीक है, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखे जाएंगे, इसका विशेष हम ध्यान देंगे। तो अगला रूल हमारा है वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। ओके, ठीक है, एंड मेंटल वर्ब्स, क्लियर, विच इज जनरली शोज मेंटल एक्शन, क्लियर, यानी कि स्टेट ऑफ माइंड, गुस्सा, लव, हेट, फील, राइट। तो जनरली ये यूज्ड कहां होंगी? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। कहां यूज होगी? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान देने लायक बात यह है दोस्तों, इफ यूज्ड इन कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, वर्ब ऑफ परसेप्शन जैसे सी हो गया, राइट, स्मेल हो गया, फील हो गया, लव हो गया, हेट हो गया, बिलोंग हो गया, बिलीव हो गया, होप हो गया, इन्हीं सब की वर्ब्स की बात कर रहे हैं। ये कॉन्टिन्यूअस में यूज नहीं होती हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही यूज होंगी। लेकिन एक चीज समझना होगा आपको कि अगर इनका यूज हम कॉन्टिन्यूअस में करेंगे तो फिर क्या होगा? दे may have different meanings. May have different meanings. क्लियर? कॉन्टिन्यूस में होता नहीं है, लेकिन अगर इन वर्ब्स का यूज कॉन्टिन्यूस में हुआ तो इनका जो मीनिंग होगा वो डिफरेंट होगा दोस्तों, यानी कि वो बदल जाएगा, ठीक है। फिर सी का मतलब देखना नहीं बल्कि मिलना हो जाएगा, राइट। आइए समझते हैं। अब जैसे वो वर्ब्स कौन कौन सी हैं, ठीक है, यहां पर ढेर सारी वर्ब हैं, आपको देख लेना है, मैं लिख दे रहा हूं। नो, थिंक, फील, डाउट, ट्रस्ट, seem, appear, okay, believe, notice, like, dislike, right, consider, understand, hope, okay, hope, love, hate, etc, राइट। इन सारी वर्ड्स में दोस्तों आईएनजी हमको नहीं यूज करना होता है, इनका यूज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही करते हैं जनरली, ओके। अगर लेकिन कॉन्टिन्यूअस में इनका यूज हुआ इन सारी वर्ब्स का तो इनकी मीनिंग जो है वो बदल जाएगी। अब इसको हम समझेंगे एग्जाम्पल्स के थ्रू, जैसे समझें, कुछ एग्जाम्पल्स हम लेंगे। हम सेंटेंस लिए, आई एम
knowing him well। ठीक है, अब ध्यान समझें, अगर हमें कहना है कि मैं उसे बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं, ठीक है, या आप ये कहना चाहते हैं कि मैं बहुत उसे अच्छी तरह से जान रहा हूं, समझना, यहां रहा हूं आ जाने से कोई मतलब नहीं है। बेसिकली कॉन्टिन्यूस जब हम आप पढ़ते हैं तो उसमें एक हिंदी के सेंटेंसेस की पहचान ही ऐसे की जाती है कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं लगा होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूस पर ट्रांसलेट कर देंगे। लेकिन इसको आप समझने का प्रयास करें, वो कॉन्सेप्ट नहीं है, वो हिंदी भाषी जो क्षेत्र के लोग पढ़ते हैं उनकी सहूलियत के लिए है, उनकी आसानी के लिए है, वो कॉन्सेप्ट नहीं है एक्चुअली। ठीक है ना, तो ये समझने का हम प्रयास करेंगे। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि मैं उसे अच्छी तरीके से जान रहा हूं या मैं उसे अच्छी तरीके से जानता हूं, बोथ हैव सेम मीनिंग, देयर इज नो डिफरेंस। अब यहां पर जो जानना है आप अच्छे से जानते हैं वो क्या है, वो मेंटल वर्ब्स है, राइट। हमारी जो भी सेंसरी वर्ब्स हैं, मेंटल वर्ब्स है, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन है, राइट, वर्ब्स ऑफ पोजीशन है, इनमें कभी भी एनजी नहीं लगेगा दोस्तों। अगर कॉन्टिन्यूस में आप इनका यूज करेंगे तो इनकी मीनिंग बदल जाएगी। तो आई एम नोइंग हिम, तो आप जानते हैं कॉन्टिन्यूस में हम यूज कर नहीं सकते, इसका मतलब ये सेंटेंस हमारा क्या है, इनकरेक्ट है, गलत है। इसका राइट सेंटेंस क्या होगा, इसका राइट सेंटेंस होगा आई नो हिम वेल, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में बेसिकली हमको क्या करना है, रखना है इन सारी वर्ब्स के साथ जो सेंटेंस होंगे। तो क्या हो जाएगा, आई नो हिम वेल। ठीक है, ये सेंटेंस हमारा एकदम सही है। एक और एग्जांपल, आई एम लविंग यू। ठीक है, आई एम लविंग यू। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, लव हेट इन सारी को हम कॉन्टिन्यूस में नहीं यूज करते हैं, तो सेंटेंस हमारा क्या है, इनकरेक्ट है। सही सेंटेंस क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई लव यू, राइट। आई एम हेटिंग यू नहीं होगा, आई हेट यू होगा। आई एम बिलीविंग नहीं होगा, आई एम बिलीविंग यू, नो, मैं तुम पे विश्वास कर रहा हूं या मैं तुम पर विश्वास करता हूं या मैं आप पर विश्वास करता हूं। द ट्रांसलेशन ऑफ द सेंटेंस विल नॉट बी आई एम बिलीविंग यू, रादर आई बिलीव यू। ठीक है ना, आई एम बिलीविंग यू नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, आई बिलीव यू होगा। ओके, ठीक है दोस्तों, अब आइए आगे की चीजें इसमें हम समझते हैं। आइए, देखिए, अगर हम सेंटेंस लें, फूल हाँ भैया, भैया मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा था, 10 मिनट फोन करूँ आपको, मैं फोन करता हूँ आपको 10 मिनट में जी। फूल महक रहे हैं दोस्तों, माफी चाहूंगा, इंपॉर्टेंट कॉल थी इसलिए उठाया। फूल महक रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, पहले इसके दो ट्रांसलेशन मैं आपको लिखता हूं, फिर समझाता हूं, चर्चा करते हैं कि क्या सही ट्रांसलेशन होगा। पहला,
फ्लावर्स, अगर कॉन्टिन्यूस के अकॉर्डिंग करें तो क्या हो जाएगा, फ्लावर्स आर स्मेलिंग स्वीट। ठीक है, एक अब इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, फ्लावर्स फ्लावर्स स्मेल स्वीट। दूसरा ट्रांसलेशन हो जाएगा इसका, फ्लावर्स स्मेल स्वीट। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर आप समझें, स्मेल वर्ब के साथ, ठीक है, जो सेंसरी वर्ब्स है हमारी, ठीक है ना, स्मेल हो गया, टेस्ट हो गया, ओके, इनके साथ हम आईएनजी का प्रयोग नहीं करते हैं, इनका ट्रांसलेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। तो ये सेंटेंस हमारा गलत है, कॉन्टिन्यूस में जो वर्ब यूज की गई है, इंडेफिनिट में यूज करेंगे तो सब्जेक्ट चूंकि हमारा प्लूरल नंबर में है, राइट, इसलिए ये जो वर्ब है हमारी वो प्लूरल होगी, तो ये सेंटेंस हमारा क्या होगा, सही होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां पर फूल मतलब स्मेल का जो मीनिंग है दोस्तों वो क्या है, महकना है। ठीक है ना, तो ये जो महकने वाला प्रोसेस है ये किसी के द्वारा किया नहीं जाता है, बल्कि ये एक नेचुरल क्वालिटी होती है फूलों की कि वो महकते हैं। जिन फूलों में महक होती है, खुशबू होती है, फ्रेग्रेंस होती है, वो अपने आप महकते हैं, कुछ करना नहीं पड़ता उसके लिए किसी को। लेकिन अगर इसी स्मेल का मतलब सूंघना हो जाए, ठीक है, यानी कि हम स्मेल शब्द का जो यूज है अगर सूंघने के अर्थ में करें, ठीक है, किसके, सूंघने के अर्थ में, तो इसका यूज दोस्तों हम आप कॉन्टिन्यूस में कर सकते हैं। ठीक है ना, इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। अगर स्मेल शब्द का यूज महकना के सेंस में है तो उसको ट्रांसलेट हमें किसमें करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। लेकिन अगर स्मेल का मतलब सूंघना है तो उसको हम कॉन्टिन्यूस में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, इसका विशेष ध्यान देंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, आई एम स्मेलिंग I'm smelling the aroma of spices। ठीक है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, अरोमा का मतलब आप समझ रहे हैं। ठीक है, मसालों की जो खुशबू होती है उसको हम क्या बोलते हैं, अरोमा बोलते हैं, राइट। ऐसे ही फ्रेग्रेंस हो गया, अरोमा हो गया ना, हम यूज करते हैं, राइट। बेसिकली ये सारे जो वर्ड्स हैं वो खुशबू के लिए यूज होते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए क्या रखे, आई एम स्मेलिंग, मैं सूंघ रहा हूं क्या, द अरोमा ऑफ स्पाइसेस। ठीक है, घर में कुछ बना, कुछ बहुत बेहतरीन महक रहा है, तो घर में देखिए माता जी वगैरह वैसे ही बेटा थोड़ा सा टेस्ट कर लो, चीख कर बताओ, तो फिर आपको वाह मम्मी खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही माता जी, राइट, खुशबू तो बड़ी प्यारी आ रही। तो कैसे पता चला, जब हमने उसको सूंघा, राइट, एक तरीके का हमने कोई एक्शन परफॉर्म किया यहाँ पर। ओके, तो स्मेल का मतलब यहाँ पर सूंघना हो रहा है, तो हम कॉन्टिन्यूस में यूज करते हैं, कर सकते हैं, सेंटेंस हमारा एकदम सही है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है ना, क्लियर, इसका विशेष ध्यान देंगे। ठीक है, मैं तुम्हें देख रहा हूं, आई एम सीइंग यू नहीं होगा। ठीक है, समझिए मेरी बात को, देखना क्या है, परसीव करना, परसेप्शन, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, आईएनजी नहीं लगाना है हमको, किसमें यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो क्या होगा ट्रांसलेशन इसका, सही यूज क्या होगा, आई सी यू, मैं तुम्हें देख रहा हूं, चाहे बोलिए हिंदी में और चाहे बोलिए मैं तुम्हें देखता हूं, मैं आपको देखता हूं, बोथ हैव सेम मीनिंग, कोई समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है ना, अब आगे चलते हैं। अब ऐसे ही
ऐसी वर्ब्स जो पोजीशन शो करती हैं, ठीक है ना। पोजीशन का मतलब क्या होता है दोस्तों? अधिकार। क्या होता है? अधिकार, स्वामित्व ना, ये वर्ड आपने सुना होगा, राइट। तो अधिकार या स्वामित्व बताने वाले जो वर्ड्स हैं उनको भी हमको कॉन्टिन्यूस में यूज नहीं करना है, ठीक है। इसमें अगर इस वर्ब्स हम देखें तो हमारी हैव है, ठीक है, ओन, हैव हो गया, ओन हो गया, राइट। और कौन सी वर्ब है? हाँ, बिलोंग टू, राइट, ठीक है ना, एक्सेट्रा। तो ये जो वर्ब्स हैं वो पोजीशन शो करते हैं, पोजीशन या रिलेशन बताते हैं, तो इनके साथ भी हमको आईएनजी का यूज नहीं करना होता है। एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, आइए। जैसे ये हमारा आपका जो चैनल है, ठीक है, इसी पे लेते हैं। फॉर एग्जांपल उमा इंग्लिश लर्नोलॉजी। अब देखिए कंटिन्यूस में यूज नहीं करना है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? बिलोंग्स टू मिस्टर एमपीसी, राइट, ठीक है। उमा इंग्लिश लर्नोलॉजी बिलोंग्स टू मिस्टर एमपीसी, ठीक है, मिस्टर शर्मा, ठीक है, कोई भी कोचिंग नाम ले दीजिए, राइट, कोई भी कोचिंग का नाम लिख सकते हैं आप, या कोई भी संस्था का नाम लिख सकते हैं, तो जिससे बिलोंग करती है यानी जिसकी है वो, राइट, तो उसका नाम लिख दीजिए, ठीक है। जैसे ही owns a car, ठीक है। अगर आपने ये कहना चाहते हैं कि उसके पास एक कार है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ही हैज अ कार, ही हैज अ कार, राइट। तो चाहे आप कहें ही हैज अ कार, चाहे आप कहें ही ओन्स अ कार, सबका मतलब एक ही है कि उसके पास एक कार है, यानी वो व्यक्ति उस कार का मालिक है, उस कार पर उस व्यक्ति का अधिकार है। बहुत सीधी सी बात है, राइट। तो यहां पर भी हमको आईएनजी का यूज दोस्तों नहीं करना है। आइए अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि आपने लिखा है, अब लगा दिए है, तो नो डाउट मैक्सिमम सब समझ रहे हैं इस चीज को, लेकिन अगर किसी को कोई समस्या है तो बता दें। हैव प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हैव लगाएंगे, और सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो हैज लगाएंगे। जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट से मतलब नहीं, उसमें देखो यस या यस लगा हुआ है, तो उस दिन हम चर्चा कर रहे थे यस या यस लगने का सीधा सा मूल मंत्र क्या है कि अगर सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो वर्ब में यस या यस हमको लगा देना है, ठीक है। यानी कि यस या यस तभी लगेगा किसी भी वर्ड में जब सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो। अगर सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के अलावा कुछ कोई और है तो वहां पर हम यस या यस का यूज नहीं करते हैं, ठीक है ना, क्लियर। तो आइए जल्दी से एक रूल देख लेते हैं। बात यह है दोस्तों कि कहीं थोड़ा सा निकलना था, बट कोई नहीं, इसलिए फोन भी आया था, बट आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। आइए देखते हैं, क्योंकि एक या दो रूल हमें और डिस्कस करने हैं यूजेस में, फिर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यहां पर कंप्लीट होगा, ओके। और एक चीज और अच्छे से, कोई चीज कंप्लीट कभी नहीं होगी, कोई चीज खत्म कभी नहीं होगा, ठीक है। बस हमको ये देखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट से अगर मैक्सिमम करेक्शन बनते हैं
तो कहाँ कहाँ से बन सकते हैं, कहाँ कहाँ पे पॉसिबिलिटीज है, क्या क्या किन यूजेस से क्वेश्चंस आते आते हुए देखे जाते हैं एग्जामिनेशंस में, राइट। तो वो चीजें हमें डिस्कस करनी होती है। बाकी आप रीडिंग का, लर्निंग का प्रोसेस अच्छे से समझ रहे हैं, जितना पढ़े उतना कम है, बहुत सीधी सी बात है। इसलिए मैंने कहा कि कभी कोई चीज कंप्लीट नहीं होती, कभी कोई चीज खत्म नहीं होती, बस हमें ये देखना होता है कि हमें जरूरत कितने की है, राइट। बाकी लाइफ इज लर्निंग इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। जीवन सीखना जो है वो जीवन पर्यंत चलता रहेगा, वो कंप्लीट या खत्म नहीं होता है, ठीक। इसी अप्रोच के साथ हमें हमेशा पढ़ना लिखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर रूल क्या है देखिए, पहले मैं रूल लिख देता हूँ, फिर आपको डिस्कस करता हूँ, ठीक है। इफ द सेंटेंस is conditional, right? If the sentence is conditional, then the principal clause, if the sentence is conditional, then the principal clause will be in future indefinite, and subordinate clause यानी कि SC, राइट दोस्तों। सबऑर्डिनेट क्लास will be in present indefinite, ओके। समझिए इस चीज को। ठीक, क्या करेंगे, इफ द सेंटेंस इज कंडीशनल। पहली चीज, अगर सेंटेंस दोस्तों क्या हमारा कंडीशनल है, कंडीशनल है कि शर्तवाचक, ठीक है, जिसमें कुछ कंडीशंस रखी गई हैं। अगर तुम मेरे पास आओगे तब मैं तुम्हारी मदद करूंगा, आप समझ रहे हो ना, जिसको आप इफ क्लॉजेस कभी कभी हम आप बोलते हैं, वो हैड से भी शुरू होता है, राइट। आप समझ रहे हो ना, कंडीशनल सेंटेंस हमने पढ़ा होगा, ठीक है। इफ द सेंटेंस इज कंडीशनल, अगर सेंटेंस आपका क्या है, कंडीशनल है, ठीक है, तो किसी भी कंडीशनल क्लॉज में दो क्लॉज होगी, ठीक है। रीजन क्या होता है कि जो भी कंजंक्शंस आप अच्छे से जानते हैं कि जो भी कंजंक्शंस फैन वेज को अगर हम आप छोड़ दें, ठीक है, बिकॉज दीज आर कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस ना, कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस को अगर आप छोड़ दें फैन वेज को, फॉर एंड नॉर बट और येट सो, तो बाकी जो भी कंजंक्शंस हमारे पास हैं दीज आर सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस, और सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस मेक सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ही सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाती है, ठीक है ना। और जिस क्लॉज के पहले कोई कंजंक्शन नहीं लगा होता है वही हमारी प्रिंसिपल क्लॉज होती है। तो अगर सेंटेंस कंडीशनल है तो जो प्रिंसिपल क्लॉज होगी हमारी, ठीक है, वो किस में होगी दोस्तों, वो होगी फ्यूचर इंडेफिनिट में। ध्यान दीजिएगा, प्रिंसिपल क्लॉज, यहां मैं क्लियर कर दूं, पीसी, यानी कि प्रिंसिपल क्लॉज हमारी किस में होगी, फ्यूचर इंडेफिनिट में होगी, ठीक है, किसमें होगी, फ्यूचर इंडेफिनिट में होगी, ठीक है। और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी हमारी, यानी कि एससी, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगी, किसमें होगी, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगी, ठीक है ना, ओके। इसका विशेष ध्यान देंगे, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम पढ़ रहे हैं, तो यहां से भी एक करेक्शन प्रेजेंट इंडेफिनिट से बन जाएगा, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर इंडेफिनिट में होगी और सबऑर्डिनेट क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं फिर हम समझते हैं इस चीज को, ठीक है ना। अब जैसे इफ हो गया, अनलेस हो गया, अनटिल हो गया, एज लॉन्ग एज हो गया, एज सून एज हो गया, आप समझ रहे हो ना इस चीज को, ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं दोस्तों, ठीक है। ये सबऑर्डिनेट जो कंजंक्शंस हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाएंगे। तो अगर किसी क्लॉज के पहले अगर आप इन कंजंक्शंस को देखते हैं तो समझिएगा कि सेंटेंस आपका
कंडीशनल है और वो सबऑर्डिनेट क्लॉज ही बनाएगा बेसिकली। और ऐसी क्लास जिस क्लॉज के पहले कोई कंडीशन नहीं लगा है वो आपकी प्रिंसिपल क्लॉज होगी, ठीक है ना। व्हेन हो गया, इन केस हो गया, प्रोवाइडेड दैट हो गया, राइट। दीज आर सबऑर्डिनेट कंडीशंस, ओके। ये सबऑर्डिनेट क्लॉज ही बनाएंगे, ठीक है। जैसे जैसे एग्जांपल लीजिए, अगर, ठीक है, और इस अगर की जगह हिंदी में यदि भी आ सकता है ना, यदि या अगर, ठीक है। सोहन कठिन परिश्रम करेगा कठिन परिश्रम करेगा तो वह सफल हो जाएगा, राइट। सबऑर्डिनेट क्लॉज दोस्तों कंडीशनल जिसको हम बेसिकली इफ क्लॉज बोल देते हैं, राइट। वहां पे व्हेन हो सकता है, प्रोवाइडेड दैट आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, इसका ध्यान दीजिएगा। तो फैन बेस को छोड़कर बाकी सारे के सारे जो, चूंकि ये सीसी हैं, सीसी यानी कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस, राइट। तो उनको छोड़कर बाकी सब सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाएंगे। अब देखिए, सोहन कठिन परिश्रम करेगा तो सफल हो जाएगा। अब हमको लग रहा है कि बस फ्यूचर इंडेफिनिट का ही है दोस्तों, राइट। लेकिन देखिए एक कंडीशन है, सोहन सफल तब होगा जब वो क्या करेगा, कठिन परिश्रम करेगा। आप समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे जो कंडीशन मिल रही है कि वो सफल तभी होगा जब कठिन परिश्रम करेगा, मतलब उसका सफल होना कठिन परिश्रम पर डिपेंड है ना। तो कंडीशन है, तो अगर कंडीशन है तो रूल हम क्या फॉलो करेंगे, आइए देखिए। प्रिंसिपल क्लॉज ये यदि या अगर ही कंजंक्शन का काम करेंगे, आप अच्छे से समझ रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि सोहन कठिन परिश्रम करेगा, पहली क्लॉज ये हो गई, क्योंकि यहां पर सोहन सब्जेक्ट है, परिश्रम करना वर्ब है, तो सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन क्लॉज और इसके पहले लगा है कंजंक्शन, तो ये हमारी क्या होगी, सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी। समझ गए आप। वह सफल हो जाएगा, तो सफल होना वर्ब, वह सब्जेक्ट, सब्जेक्ट और कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इस तो पे मत जाइएगा। तो हिंदी के वाक्य का अर्थ पूर्ण हो इसलिए लगा हुआ है। अगर इस तो को यहां से हम हटा देंगे तो ऐसा नहीं कि सेंटेंस गलत हो जाएगा, सेंटेंस हमारा तब भी सही होगा कि अगर या यदि सोहन कठिन परिश्रम करेगा वह कॉमा वह सफल हो जाएगा, एकदम सेंटेंस हमारा सही है। तो उस पर नहीं जाना है आपको, ठीक है। ये जो कंजंक्शंस लगेंगे इफ, ठीक है ना, अगर या यदि का जब आप ट्रांसलेट करेंगे तो इफ ही आएगा। तो इफ वाली जो क्लॉज होगी हमारी, चूंकि इफ क्या है, सबऑर्डिनेट कंडीशन है, वही सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाएगी। तो इफ के बाद यानी कि जिस क्लॉज के पहले इफ लगा हुआ है वो क्लॉज सबऑर्डिनेट होगी, और जिस क्लॉज के पहले कोई कंजंक्शन नहीं लगेगा दोस्तों तो वो प्रिंसिपल क्लॉज होगी। तो माने वह सफल हो जाएगा, ये हमारी प्रिंसिपल क्लॉज होगी, ठीक है। अब आइए ट्रांसलेट करते हैं, क्या है प्रिंसिपल क्लॉज, किसमें होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में, और सबऑर्डिनेट क्लॉज किसमें होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो आइए ट्रांसलेट करते हैं, क्या होगा, इफ यू, सॉरी सोहन है, ठीक है। तो इफ सोहन कठिन परिश्रम करना हो, वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करना होता है, तो सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए वर्ब में यस जुड़ेगा। तो इफ सोहन वर्क्स हार्ड, राइट, कॉमा वह सफल हो जाएगा। तो प्रिंसिपल क्लॉज किसमें दोस्तों, फ्यूचर इंडेफिनिट में। ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो विल लगा देंगे, ही विल सक्सीड, ही विल सक्सीड, ठीक है। ये हो गया इसका ट्रांसलेशन।
अब आप समझें सक्सीड और सक्सेस, सक्सेस नाउन है, सक्सीड वर्ब है, ठीक है ना। अब देखिए सब्जेक्ट वर्ब का कंडीशन, इस क्लॉज के पहले कंजंक्शन लगा है तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गए, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, एकदम सही है। अब आप यहां पर देखें सबऑर्डिनेट क्लॉज की एक खासियत और होती है दोस्तों कि सबऑर्डिनेट क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज के पहले भी लिखा जा सकती है और प्रिंसिपल क्लॉज के बाद भी। जब कभी भी सबऑर्डिनेट क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज के पहले लिखी जाती है, यानी कि ही विल सक्सीड, ये हमारी प्रिंसिपल क्लॉज है, तो जब कभी भी सबऑर्डिनेट क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज के पहले लिखी जाएगी तो उस कंडीशन में कंजंक्शन पहले आ जाएगा। तो यहां पर जहां पर ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो रहा है वहां पर हम कॉमा लगाते हैं, ठीक है, कॉमा लगा हुआ देखिए। लेकिन जब भी सबऑर्डिनेट क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज के बाद लिखी जाएगी, यानी कि अगर हम सेंटेंस को ऐसे भी कर सकते हैं, ही विल सक्सीड इफ सोहन वर्क्स हार्ड, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि जो कंजंक्शन होगा आपका वो बीच में आ जाएगा, तो वहां पर क्या करेगा, वो दोनों क्लॉजेस के बीच में आ जाएगा, तो फिर ऐसे सिचुएशन में कॉमा की कोई जरूरत नहीं होती। तो ऐसे समझना है इसको कि अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज पहले लिखी जाएगी तो सबऑर्डिनेट क्लॉज जहां पर कंप्लीट होती है उसके बाद हमको कॉमा लगा के फिर प्रिंसिपल क्लॉज को लिखना होता है। दिस इज द रूल ऑफ ग्रामर। लेकिन अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज के बाद लिखी जा रही है तो चूंकि फिर क्या होगा, ये कंडीशन बीच में आ जाएगा, तो फिर कॉमा की जरूरत नहीं होती है दोस्तों, ठीक है। ये रहा आपका सेंटेंस, ठीक है। ऐसे ही एक सेंटेंस और लेते हैं, ठीक है। आई इसमें आ जाएगा सेंटेंस, ठीक है, पूरा मिटाने की जरूरत नहीं है। जैसे एक बहुत ही बढ़िया सेंटेंस हमने लिखा है कि as soon as I will reach लखनऊ, right, as soon as I will reach Lucknow, I'll contact you, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, एज सुन एज कंडीशन हमारा सबऑर्डिनेट कंडीशन है, क्या बनाएगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाएगा, यानी कि ऐसे है दोस्तों, आई विल कॉन्टैक्ट यू, इसके पहले कोई कंडीशन नहीं है तो ये हमारी क्या होगी, पीसी हो गई। कहता कि जैसे ही मैं लखनऊ पहुंचूंगा, मतलब जब पहुंचूंगा तब कांटेक्ट करूंगा, नहीं पहुंचूंगा तो नहीं करूंगा, एक तरीके का कंडीशन है। तो क्या करना है, आप अच्छे से समझ रहे हैं कि जो हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो किस में जाएगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगी, ठीक है। और जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो किस में जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में, राइट। तो इस तरीके के सेंटेंसेस जैसे आप देखें तुरंत दिमाग में घंटी बजनी चाहिए, हाँ यार करेक्शन है यहाँ पर, ठीक है ना, ये नहीं होगा, विल नहीं होगा, ठीक है। सब्जेक्ट यहाँ पर कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता तो यहाँ पर वर्ब में हम ऐसे ही जोड़ देते, एज सुन एज, अगर यहाँ पर ही होता तो रीचेस हो जाता, समझिएगा मेरी बात को, ठीक है। तो विल रीच ना करके सिर्फ आई रीच, एज सुन एज आई रीच लखनऊ, जैसे मैं लखनऊ पहुंचता हूँ या जैसे मैं लखनऊ पहुंचूंगा मैं आपसे मिलूंगा, ठीक है। अब हमारा सेंटेंस क्या हो गया दोस्तों, सही हो गया, राइट। तो इस तरीके से हमको करेक्शन पकड़ने होते हैं, ठीक है। अब लास्ट में एक रूल और है, ओरली आप सुन ले, किसी भी राइटर का, किसी भी ऑथर का अगर कोई सेइंग है, राइट, उन्होंने कुछ कहा है, कुछ कोट किया है, तो वो दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होता है, इसका विशेष ध्यान देंगे, ठीक है ना। जैसे कुछ भी किसी भी राइटर की सेइंग हो गई, राइट, गांधी जी सेज देयर इज नो पाथ टू पीस, पीस इज द पाथ ना, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ना इस चीज को, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही हम चीजों को रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ कोटेशंस मैंने भी लिखे हुए हैं, राइट। जैसे एक बहुत ही जॉन किट्स का है ना फेमस कोट की
अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, राइट। तो इसका विशेष आप ध्यान देंगे, किसी राइटर का, ऑथर का कोई कोटेशन है तो प्रेजेंट इनडेफिनिट नहीं करेंगे। और यहां पर हमारी आपकी बातें दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट के कॉन्टेक्स्ट में कहां से करेक्शंस बन सकते हैं या बनते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका फाइनल लेक्चर प्रेजेंट इंडेफिनिट पर। आई होप यू लव इट। और कल एक बहुत ही बेहतरीन और एक अच्छे स्टूडेंट का मैसेज आया था, वो पढ़ने में भी बहुत लेबोरियस है कि सर कमेंट क्यों ऑफ है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए मुझे जरूरत महसूस हो रही है कि कमेंट्स को ऑन कर दें ताकि इजी हो सके। अगर किसी को कुछ लिखना है तो वो व्हाट्सअप करने से या ताम झाम करने से लोग बचना चाहते हैं, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए मैं जल्द 1 या 2 दिन में कमेंट्स जो है वो ऑन कर दूंगा, तो आप कमेंट्स कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, एक नए टॉपिक के साथ अगले टेंस पर बात करेंगे। टिल दैट हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।